नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ये लिखने का मेन पर्पज़ क्या है, इसमें मैंने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड किया है। और 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करूँ तो सभी टॉपिक्स से ऐड किए गए हैं, जितने भी आपके चैप्टर में टॉपिक दे रखे हैं, है ना। क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिक्टू ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से आएंगे। ये जो 50 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, इसके आसपास से क्वेश्चन नजर आते मतलब नजर आ जाएगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को भाई अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, क्वेश्चंस कम ही होते हैं, बस उसी को पूछने का तरीका अलग अलग होता है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इस बात को जानते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे पहली बार है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है। आप लोग चैप्टर की वीडियो को भी जरूर देखें, वहाँ से आप सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें, चैप्टर की वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं अपनी PDF में और सभी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं PDF में और यहाँ से हम सभी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2017 में किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये 2017 का डाटा है, NCERT बुक में भी अभी जो नया डाटा पब्लिश हुआ है वो 2017 के आसपास का ही है। तो 2017 में जो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो साउथ कोरिया की थी, दक्षिणी कोरिया की थी, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान के गठन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब आसियान को गठित किया गया, आपको पता है आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये, है ना। 10 देश है इसमें टोटल। तो इसका मतलब इनमें से जो उद्देश्य दे रखा है, क्या उद्देश्य नहीं था इसको बनाने का। आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत का एक मंच उपलब्ध कराना, अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना, क्षेत्र में एक साझा बाजार बनाना, क्षेत्रीय विवादों को रोकना। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे को भाई ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही इसका उद्देश्य लग रहा है। आसियान की स्थापना करने का उद्देश्य था, लेकिन रक्षा नीति बनाना देशों के लिए और उसका पालन करवाना, ऐसा कोई पॉइंट मैंने तो नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, आपके NCERT बुक में कहीं ऐसा नहीं बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना, इसका कोई उद्देश्य नहीं था, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है। तो भारत मतलब पूरी दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, नहीं, विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है, यानी कि दुनिया के दूसरे देश जो है वो भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। विश्व शांति संस्थापक देश के रूप में, एक बड़े आर्थिक बाजार के रूप में, वर्तमान समय में उभरते विकसित परियोजनाओं के रूप में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों ही पॉइंट सही आएगा। ठीक है, विश्व जो है हमें एक शांति संस्थापक देश के रूप में देखती है, जो कि पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, एक बड़ी आर्थिक बाजार के रूप में, और भारत में अभी आपको पता है कि विकसित परियोजनाएं भी चल रही है। तो इन तीनों ही नज़रिए से विश्व हमें देखती है, मतलब भारत को देखती है। उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान वे यानी कि आसियान शैली क्या है। ठीक है, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, आसियान शैली का यहाँ पे आपको मतलब बताना है। तो आपको पता है कि आसियान ने क्या किया, अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज के जरिए काफ़ी जो यश कमाया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आसियान शैली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है, आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार यानी कि ओपन डोर पॉलिसी जो है वो किस देश ने अपनाया है। तो आपको पता है ओपन डोर पॉलिसी जो है वो चाइना ने अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1978 में। किसके नेतृत्व में, नेता कौन थे, लीडर कौन थे, तो देंग स्वामपेंग, है ना, उस समय वहाँ के लीडर थे, उनके नेतृत्व में चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की जो स्थापना है 1957 में की गई थी, जो कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ था 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, 1950 में चीन ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। तिब्बत, कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो तिब्बत पे कब्जा हो गया था भाई, तिब्बत पे कब्जा कर लिया चाइना ने 1950 में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही था उसमें। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। तो वैसे ये क्वेश्चन देखे जाए तो नए डाटा के अकॉर्डिंग एक ही देश होगा, है ना, 2 देश नहीं होगा। तो यूरोपीय संघ का जो
अभी सिर्फ है वो फ्रांस, जो फ्रांस है वो क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन अब क्योंकि यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, उसने यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग कर लिया है, तो इसलिए हम सिर्फ फ्रांस वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ब्रिटेन नहीं है। अब आप कमेंट में मेरे को बताएंगे कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग कब हुआ, ठीक है, तो ये आप कमेंट में मेरे को बताया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो बहुत आसान है भाई, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ। तो भाई यूरोपीय संघ है ना, 1992 में कौन सा क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था, यूरोपीय संघ का। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था, यूरोप के देशों को, खास करके पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। एक योजना लागू किया था जिसको बोलते हैं मार्शल योजना, ठीक है। तो मार्शल योजना के तहत उनको हेल्प की गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है, निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य कथन यानी कि गलत कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके सदस्य 10 है, ये भी बिल्कुल सही है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल भाई ये भी सही है। 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, तो ये भाई गलत है। 1992 में नहीं बल्कि 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षेस की स्थापना कब हुई। दक्षेस की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। कहाँ पे, तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। सार्क, हाँ दक्षेस यानी कि सार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है। तो अभी हमने बात किया था कि भाई आसियान ने क्या किया है, अपने अनौपचारिक और सहयोगमूलक कामकाज के रूप में उन्होंने जो अपना काफ़ी यश कमाया उसी को हम आसियान शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है वैसे, ठीक है, 2 बार आ गया क्वेश्चन। अगला है, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्ट्रिक्ट संधि ही वो संधि है जिसके मदद से यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है ना। यूरोपीय इसी संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। यहाँ पे आपको डेट बताना है, तारीख के साथ बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है और सभी स्टूडेंट को बताना है, ठीक है। जिसका आंसर भी सही होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके ही यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का निर्माण किया गया। नाटो की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो इसकी स्थापना वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथ और 11 देश यानी कि टोटल 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अभी तो भाई इसमें काफ़ी सारे 30 के आसपास देश है इसमें नाटो में, लेकिन स्टार्टिंग में केवल 12 देश थे। 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की 1949 में, ठीक है। इसके जवाब में सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट, है ना, वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी उसने, मतलब निर्माण किया था। अगला है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है, मार्शल योजना की मदद से। आगे बढ़ते हैं, अगला है, आसियान का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो आसियान का मुख्यालय जो है वो आपका जकार्ता में स्थित है। आई थिंक ये जो है इंडोनेशिया में है, ठीक है, तो ये जकार्ता में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत आसान क्वेश्चन, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, है ना। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। बाद में फिर 5 देश और शामिल हो जाते हैं और टोटल इसके जो देश है 10 है, 10 सदस्य है इस समय, ठीक है। अगला, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो चीन की जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो अक्टूबर महीने में 1949 में हुई थी, है ना। 1949 में ये क्रांति हुई थी जिसको हम चीनी क्रांति बोलते हैं। चीन में साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। जो चाइना में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी या चीनी क्रांति जो हुई थी उसके नेता कौन थे, लीडर कौन थे। तो माओ त्से तुंग, है ना, माओ त्से तुंग जो थे उन्होंने इसको लीड किया था। अगला क्वेश्चन,
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन भाई। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है ना, आसियान बोलते हैं इसको हम। उसके बाद आसियान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त किसका प्रतीक है? आपको पता है कि आसियान के झंडे में एक वृत्ताकार है, एक वृत्त है ना। तो वो जो वृत्त है वो किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ये एकता का प्रतीक है, आसियान के सदस्य देशों के बीच में एकता का प्रतीक है ये, ठीक है। अगला है ब्रिक्स बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक, यानी कि वैसे ब्रिक के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है तो ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसको हम रहने देते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये भी वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसका कमेंट में आंसर मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, इसीलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि पिछले साल क्या था कि इंडिया वाले टॉपिक को इसमें ऐड किया गया था, इंडिया के बारे में भी पढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस साल इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उन 2-3 क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भाई कथन और कारण वाले क्वेश्चन को ना बहुत ही सावधानी से हमें करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से हमें कथन और कारण को पढ़ना होता है। उसके बाद देखना होता है कि कथन सही है या नहीं, कारण सही है या नहीं, फिर रिलेशन देखना होता है, दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथन। कथन है कि 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। यह देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये बिल्कुल सही है। कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है आसियान का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की रक्षा हेतु एक गठबंधन बनाना था, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। तो नहीं, ये तो गलत है भाई। आसियान शैली तो अलग है, आसियान देशों के लिए रक्षा का कोई गठबंधन नहीं है आसियान शैली, बल्कि इन्होंने मेल मिलाप का, सहयोग को बढ़ावा दे के काफ़ी ज़्यादा यश कमाया है, उसी को हम आसियान शैली कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल कथन सही है ना, कारण गलत है। केवल कथन सही है ना, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन और कारण वाला है। ये भी कथन है कि यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा है, जो कि यूरोपीय लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है कि जो यूरोपीय संघ का जो झंडा है, सोने के रंग के जो सितारे हैं, वो क्या है? उनके बीच में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इस झंडे में 10 सितारे हैं, क्योंकि 10 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ये गलत हो गया भाई, 12 सितारे हैं, ठीक है, और 12 की संख्या को वहाँ पे पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, 12 की संख्या को। तो यहाँ पे भी क्या है आपका? केवल कथन सही है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजी से हुए आर्थिक शक्ति का विकास, हान नदी पर चमत्कार निम्न में से किस देश से संबंधित है? जो हान मतलब तेजी से जो आर्थिक विकास हुआ, जिसको हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है, वो किस देश के लिए कहा जाता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन या फिर जापान के लिए? तो ये कथन कहा जाता है दक्षिणी कोरिया के लिए, ठीक है। हान नदी, जो सियोल जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, वो हान नदी के किनारे स्थित है, और जो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, आर्थिक विकास हुए हैं, उसको हम हान नदी पर चमत्कार के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां, आसियान ने आसियान शैली द्वारा डैश के टकराव को समाप्त किया। तो आसियान शैली के द्वारा आसियान शैली यानी कि मेल मिलाप के जरिए सहयोग को बढ़ावा देके कंबोडिया का जो संकट था, कंबोडिया का जो टकराव था, उसको उसने सुलझाया था आसियान संगठन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की विभीषिका को झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? मतलब परमाणु हमले को झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है? तो आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर वो है जापान, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2017 में किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? 2017 में किसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो वो है जापान की, ठीक है। जापान की अर्थव्यवस्था 2017 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना के बाद जापान का नंबर अभी भी मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे ही है, ठीक है। उसके बाद अगला है, जापान का किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है? तो जापान का अमेरिका के साथ क्या सुरक्षा गठबंधन है, यानी कि अगर जापान के ऊपर किसी भी देश का हमला होता है तो अमेरिका अपनी सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा, है ना।
अपने मतलब रक्षा का वचन दे रखा है, तो सुरक्षा गठबंधन इसके साथ है। अगला है आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में 11वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, पहले नंबर पे आपको पता है इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का विश्व में स्थान है, भारतीय सेवा हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, भारतीय सेना का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है भारतीय सेना का। तो भारतीय सेना का जो विश्व में स्थान है वो है 4था स्थान। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे है आपका अमेरिका, दूसरे पे है आई थिंक रसिया, फिर चाइना, फिर भारत है। ठीक है, ये सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है आई थिंक इस समय की अगर मैं बात करूं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। ठीक है, पहले नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी है, और जर्मनी के बाद फिर भारत आता है। यानी कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप लोग एक बार गूगल कर सकते हो, गूगल करके अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को आप बता सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो मैंने क्रम बताया, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, है ना, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, हाँ जापान, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको जर्मनी, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको इंडिया, है ना। ये मैंने आपको सही क्रम बताया है। ये इस तरीके से अब मतलब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। उसके बाद है एकमात्र एशियाई देश जो G7 समूह का सदस्य है। G7 एक समूह है, एक समूह है, मतलब संगठन कह सकते हो देशों का, जिसमें ज़्यादातर यूरोप के विकसित देशों को शामिल किया गया है, लेकिन एशिया का एक देश है जो कि G7 का सदस्य है, वो है जापान। ठीक है, विकसित देशों के समूह में जापान आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। जापान अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अपनी सेवा फिर से लिखा गया सेना होगा। ठीक है, सेना पर खर्च करता है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, चलो मैं बता ही देता हूँ। जापान जो है अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का अपनी सेना पे मात्र 1% खर्च करता है। ठीक है, 1% खर्च करता है। अगला है चीन ने किस वर्ष अमेरिका के साथ अपने संबंध बना के राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर दिया। मतलब चाइना जो था वो पहले अपने ही घर में बना और अपने ही घर में खाओ की पॉलिसी अपना रखा था। मतलब जो कुछ भी हमें बनाना है अपने घर में ही बनाएंगे। ठीक है, हम दूसरे देशों से साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि यार नहीं, हमें अपने राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म करना चाहिए, नए दोस्त बनाना चाहिए, और मतलब दूसरे देशों से हमें प्रौद्योगिकी वगैरह या टेक्नोलॉजी वगैरह लेना चाहिए। तो इसीलिए उसने अपनी आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म किया। ठीक है, कब ख़त्म किया? 1972 में। ठीक है, किसके साथ संबंध बना के? अमेरिका के साथ संबंध बना के इस एकांतवास को ख़त्म किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चीन ने खेती का निजीकरण किस वर्ष किया? चलो भाई एक और क्वेश्चन कमेंट में दे देता हूँ, 41वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, एक मिनट, आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में किस वर्ष कदम उठाया? मतलब ये 3 जो स्तंभ बनाए आसियान ने, आसियान क्षेत्रीय संगठन ने, वो कब बनाए? तो ये तीनों जो स्तंभ जो बनाए गए थे वो 2003 में इनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच को स्थापित करने का मेन कारण था आसियान देशों के बीच में रक्षा और विदेशी संबंधों में तालमेल बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए क्षेत्रीय मंच बनाया गया था, और इसको बनाया गया था 1994 में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, 1994। आगे बढ़ते हैं, चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? यानी कि जो उद्योग है उनको निजी हाथों में कब सौंपा गया था? तो ऑप्शन ए आप देखेंगे 1982 में ये काम किया गया था। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, औद्योगिकरण के कारण चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो औद्योगिकरण के कारण वहाँ पे बेरोजगारी में वृद्धि हुई और लगभग 10 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46, चीन के नेता देंग स्वाम्पेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की? बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था
1978 में ये घोषणा की गई थी। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार डैश फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है। मतलब कितनी फीसदी की सालाना दर से भारत और चाइना के बीच में व्यापार बढ़ रहा है। तो वो जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 30% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितने प्रतिशत का योगदान देता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जापान का योगदान बहुत ज़्यादा है और कितने प्रतिशत का है ये भी आपको बताना है। तो 10% का है। ठीक है, 10% का योगदान वो देता है। अगला क्वेश्चन आता है, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन ने चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव किस वर्ष रखे थे। आपको पता है कि चाओ एन लाइन ने 4 क्षेत्र उद्योग, सेवा, विज्ञान, कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे। कब रखे थे भाई इन्होंने? तो ये प्रस्ताव रखा गया था 1973 में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भैया विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, कमेंट में बताओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो भी 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से कमेंट में मंगाया है आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है पूछ सकता है कि रोशन भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। भाई इंस्टाग्राम पे लगभग 2-3 दिन में एक बार मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे और सभी मैसेज को देखता हूँ और मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी PDF PPT वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।